नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। सो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट की जो आपकी वीडियो थी उसमें हमने कौन से टॉपिक को समझ लिया था। मैं आपको बता दूं कि लगभग 50% से भी ज़्यादा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने सबसे पहले समझा था मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है, उसके बाद विश्व को इन्होंने क्या कुछ दिया है, इनकी देन क्या है प्रमुख। थर्ड टॉपिक था आपका यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया का क्या महत्व था। फोर्थ नंबर पे हमने समझा था मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। फिफ्थ टॉपिक था शहरीकरण का क्या महत्व होता है, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक था आपका वहाँ के व्यापार की बात हमने की थी, जिसमें आयात और निर्यात को हमने समझा था, ठीक है। सेवंथ टॉपिक था आपका लेखन कला का विकास कैसे हुआ मेसोपोटामिया में। और उसके बाद हमने जो एट्थ टॉपिक हमने समझा था वो था वहाँ की साक्षरता दर कैसी थी, ठीक है, मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझ लिया था। अब देखिए सेकंड पार्ट की जो वीडियो है, यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं लेखन का प्रयोग। आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है लेखन का प्रयोग, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, देखिए इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि ज़्यादातर जो लेखन कला है या फिर व्यापार की शुरुआत राजाओं द्वारा की गई थी, है ना। तो राजाओं ने, जैसे यहाँ पे एक राजा का भी एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, तो उस राजा ने किस तरीके से लेखन कला का प्रयोग किया था, एक स्टोरी के माध्यम से हम इसमें लेखन कला का कैसे प्रयोग हुआ उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम उरुक नगर की बात करने वाले हैं, जो कि मेसोपोटामिया का बहुत ही सुंदर नगरों में से एक था और इसको अक्सर शहर कह के पुकार दिया जाता था, मतलब सिर्फ शहर कहते थे इसको, ठीक है, इतना ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ का जो राजा है एनमरकर, उनकी हम स्टोरी की बात करने वाले हैं। तो देखिए एनमरकर जो था उरुक का राजा था और उसने एक मंदिर बनवाया था। तो मंदिर को सजाने के लिए उसको चाहिए थे लाजवर्द मणि, सोने चांदी, कीमती चीजें उसको चाहिए थी। तो उसने क्या किया, अपने एक दूत को बुलाया। अब दूत कौन होते हैं, दूत यानी कि संदेशवाहक, जो कि राजा का संदेश लेके कहीं जाएगा, है ना। तो उसने अपने दूत को बुलाया और अपने दूत को भेजा अरट्टा, ठीक है। अब अपने दूत को उसने क्या किया, सब कुछ बता दिया कि भाई देख मेरे को ना ये चीजें चाहिए, जा तू अरट्टा और वहां से लेके आ। अब दूत जो था भाई बहुत लंबी यात्रा की, है ना, चांद तारों की रोशनी के नीचे रात दिन लगातार यात्रा करता रहा। कई पर्वतमालाओं को पार किया उसने, 5 पर्वतमाला, 6 पर्वतमाला, 7 पर्वतमाला पार करने के बाद बहुत ही मुश्किल से वो कहाँ पहुंच गया, अरट्टा पहुंचा, ठीक है। अब अरट्टा पहुंचने के बाद वहां का जो मुखिया था उससे मिला दूत। तो दूत ने क्या किया, दूत ने सारी मतलब बातें बताई, लेकिन बातें जो बताई वो सब तक भूल चुका था। इतनी लंबी यात्रा के बाद ना उसको चीजें याद नहीं रही। उसने सब कुछ क्या कर दिया, घोल मोल कर दिया, ठीक है। जो चीजें चाहिए थी वो लेकर नहीं आ पाया। तो इस तरीके से वो बार बार आया गया, वो परेशान हो गया। तो एक बार क्या हुआ, एनमरकर ने एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका ली और उस पर उसने कुछ शब्द बना दिए, ठीक है, मतलब कुछ लिख दिया उसने, कीलाकार अक्षर से क्या किया, कुछ शब्द बना दिए चिकनी मिट्टी की पट्टिका पे और वो दूध को पकड़ा दिया। अब दूध दोबारा गया, कहाँ गया, फिर से मतलब अरट्टा गया। वहां के मुखिया को उसने चिकनी मिट्टी की वो पट्टिका दिखाई। तो उस पट्टिका को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद मुखिया समझ गया कि भाई इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये इस कहानी से हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लेखन कला का जो विकास है वो राजा के द्वारा ही शुरू किया गया होगा और व्यापार की शुरुआत भी राजा के द्वारा ही शुरू किया गया होगा। तो ये एनमरकर की कहानी थी, जो कि उरुक का राजा था, उसके दूत की कहानी, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो देखिए दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण की हम बात करने वाले हैं, यानी कि वहाँ पे शहरों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लग गया था और वही बस्तियां धीरे धीरे करके शहरों का रूप लेने लग गई थी। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 प्रकार के शहरों का विकास दक्षिणी मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है। पहले नगर थे वो मंदिरों के आसपास विकसित हुए, यानी कि जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे लोग आके बस गए और वहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, वो शहर बन गए। दूसरे जो नगर थे वो व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित हुए, यानी कि जहाँ पे व्यापार होता था। अब व्यापार होगा यानी कि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग रोजगार की तलाश में वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की संख्या भी बढ़ेगी और वो भी क्या बन जाएंगे, नगर बन जाएंगे। जो तीसरे जो नगर जो विकसित हुए दक्षिणी क्षेत्र में वो थे शाही नगर, शाही शहर जिसको हम बोलते हैं। शाही मतलब कि जो बहुत ज्यादा मतलब समृद्ध था,
जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। और जहाँ राजा महाराजा रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, साधन ज़्यादा होगा, सुख सुविधाओं के साधन मिलेंगे, तो लोग वहाँ पे जाके बसेंगे, वहाँ पे संख्या बढ़ेगी और वो भी क्या बन जाएंगे, वो भी नगर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के नगरों का विकास दक्षिणी मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में हर बार आता है, ज्यादातर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, फ्री के नंबर आपको मिल जाने हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता पूछ लिया, फिर मेसोपोटामिया के मंदिरों की क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो मंदिर है ना, वो छोटा सा देवालय होता था। देवालय यानी कि देवी देवताओं का घर, कहने का मतलब है देवालय, जो कि कच्ची ईंटों का बना होता था, है ना। और ये जो मंदिर थे वो विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थल माने जाते थे। जैसे कि हम विभिन्न देवी देवताओं के नाम की अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं उरदेव, उर यानी कि चंद्र देवता थे। और दूसरी एक देवी थी जिनका नाम था इन्नाना। अब इन्नाना जो थी वो युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी। ठीक है, ये 2 देवी देवताओं के नाम तो याद रख ले। एक और मैं देवता का नाम बता देता हूँ जिनका नाम है आराध्य देव, आराध्य देव। ठीक है, ये खेती, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के जो पशुधन है उसके स्वामी माने जाते थे। ठीक है, मतलब खेती बाड़ी अगर अच्छी नहीं हो रही है या फिर मछली पालन अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पशुधन कम होता जा रहा है, तो लोग कौन से देवता की आराधना करते थे, आराध्य देव की आराधना करते थे। ठीक है, तो ये 3 देवी देवताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए, जो लोग थे वो देवी देवताओं को अनेक प्रकार की चीजें अर्पण करते थे, मतलब कि उनको चढ़ाया करते थे। जैसे कि मछली है ना, दूध है, दही है, अन्न है, इन सब चीज़ों को अर्पण करते थे। अभी भी भाई ये प्रथा है, बलि की प्रथा है, देवी देवताओं को जानवरों की बलि दी जाती है। तो ये प्रथा उस समय मेसोपोटामिया के लोगों में भी प्रचलित थी। अब देखो, बहुत सारे जो मंदिर थे ना वो घर जैसे ही हुआ करते थे, क्योंकि यार मंदिर भी तो किसी न किसी देवी देवताओं का घर ही है ना, उसमें देवी देवता तो निवास ही करते हैं। लेकिन मैं एक मतलब अंतर, जो मेन अंतर जो मंदिर और घरों में देखने को मिलता था, उसमें यह था कि मंदिर की जो बाहरी दीवारें थी ना वो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही मंदिर की खासियत थी, जो कि घरों में एक खासियत नहीं थी। घरों की दीवारें सिंपल होती थी, लेकिन मंदिर की दीवारें भीतर और बाहर की ओर थोड़ी मुड़ी होती थी। ठीक है, तो ये मंदिर की एक खासियत आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं मंदिरों की क्या विशेषताएं थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो कृषि थी वो संकट से क्यों घिर जाती थी। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि थी वो दक्षिणी मेसोपोटामिया की ही थी, लेकिन फिर भी कई बार वहाँ पे जो खेती है, मतलब खेतों को या किसानों को संकट का सामना करना पड़ता था। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, कुछ तो मानव निर्मित कारण थे, कुछ प्राकृतिक कारण है। तो आपको पता है कि खेती करने के लिए भाई दजला और फरात नदी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब क्या होता था कि कई बार दजला फरात नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, जिससे कि किसानों का फसल डूब जाता था। ठीक है, कई बार क्या होता था कि भाई ये दजला और फरात नदी है और उसने अपना रास्ता बदल लिया, अपना रुख बदल लिया। इस वजह से क्या होता था कि नीचे के जो लोग होते थे ना उनको पानी मिल नहीं पाता था, तो उनका खेत सूख गया। अब कई बार क्या होता था कि नदी के ऊपर वाले लोग हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी में जैसे हरियाणा से होके आता है, तो कई बार क्या होता है कि हरियाणा के किसान जो है बहुत ज़्यादा पानी यूज में ला लेते हैं, जिस वजह से दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो सेम चीज़ वहाँ भी होता था। दजला और फरात नदी के ऊपर के रहने वाले जो लोग थे, जो ऊपर रहते थे, वो क्या करते थे, कई बार पानी को बहुत ज़्यादा यूज में ला लेते थे, जिससे कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था और उनके खेत सूख जाते थे। अब देखो, इसके अलावा कई बार जो ऊपर के जो लोग थे ना वो नदी में गाद जमा देते थे, गंदगी जमा देते थे। अब गंदगी सफाई नहीं करते तो जिससे गंदगी बन गया, मतलब गाद बन गया, और गाद ने क्या किया, पानी का बहाव को रोक दिया। इस वजह से भी नीचे के जो किसान थे उनको पानी नहीं मिल पाता था और उनका जो फसल है वो सूख जाता था। तो ये 4 रीजन थे जिससे कि मेसोपोटामिया की कृषि जो थी वो संकट से घिर जाती थी। अब ये भी देखने को मिला कि भाई मेसोपोटामिया में पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे। अब इन झगड़ों में पार्टिसिपेट कौन करता था भाई, वहाँ के लोगों के जो मुखिया होते थे, मुखिया पार्टिसिपेट करते थे। मुखिया युद्ध जीत गए तो उसके बाद क्या किया, जो भी धन दौलत उन्होंने लूटा है वो अपने अनुयायियों के बीच में, अपने चेले चपाटों के बीच में बांट दिया, जिससे कि लोगों का झुकाव उनके प्रति बढ़ गया। अब जिन लोगों को उन्होंने हराया उनको उन्होंने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब बंदी बना के उनको अपने चौकीदार के रूप में या फिर नौकर के रूप में उनसे काम लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता था कि उनका प्रभाव और बढ़ता था, उनके नए नए और अनुयायी बनते रहते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा फालतू की चीज़ें भी बता रखी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काम की चीज़ें ही बताऊँ। सारा कुछ एनसीईआरटी में जो बता रखा है उसको करने की भी जरूरत नहीं है, है ना।
तो हम अब अपने अगले टॉपिक की बात। अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया का शहरी जीवन, यानी कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की क्या विशेषताएं थी। देखिए, इसमें पहला पॉइंट हम बताएंगे ऊंचे वर्ग, यानी कि एक मेसोपोटामिया के शहरों में एक ऊंचा वर्ग होता था, ऊंचे वर्ग होता था, जिसके पास ज़्यादातर धन दौलत होता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे भाई, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि एकल परिवार का प्रचलन था वहाँ पे। एकल परिवार यानी कि माता पिता और बच्चे, बस उन्हीं को शामिल किया जाता था फैमिली में। वहाँ पे जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं था। उसमें क्या होगा कि चाचा ताऊ, है ना, सबको शामिल करेंगे, लेकिन मेसोपोटामिया में ये रिवाज नहीं था। इसके अलावा जो पिता होता था, है ना, जो पापा जी होते थे, वो परिवार के मुखिया होते थे। जैसा कि आज भी हमारे भारतीय समाज में यही देखने को मिलता है ना, आपके फैमिली में आपके पिता ही आपके घर के मतलब मुखिया है, मेन जो है वही है ना, सारे अंतिम फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। मेसोपोटामिया में भी सेम चीज़ होता था। अब देखिए, विवाह की प्रक्रिया की बात करें तो विवाह की प्रक्रिया के बारे में जो पहले तो वधु पक्ष है, वधु पक्ष वो अपनी सहमति देती थी। उसके बाद जो वर पक्ष है वो भी फिर अपना जो भी है एक साथ मिलके, मतलब जो लड़का है और लड़की वाले हैं वो एक साथ मिलके बैठते थे, बात करते थे। विवाह के लिए सहमत हो गया तो भाई ठीक है, विवाह की सारी रस्में होती थी। रस्में होने के बाद दोनों ही पक्ष क्या करते थे, उपहारों का आदान प्रदान किया करते थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उसके बाद मंदिर जाकर भेंट वगैरह चढ़ाते थे। ठीक है, अब जब जो नववधु है उसको जब सास लेके जाती थी तो उसके जो पिताजी है उसको बहुत सारे उपहार भेंट वगैरह देते थे। लेकिन अगर घर की बात करिए, पशुधन की बात करिए, जितने भी संसाधन है उस पर कहीं ना कहीं पुत्र का ही हक होता था, पुत्री का हक नहीं होता था। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ के शहरी जीवन की विशेषता। अब हम इसी में अगला टॉपिक जो समझने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं उड़नगर के बारे में। उड़नगर की नगर नियोजन पद्धति कैसी थी, या फिर उड़नगर की क्या विशेषताएं थी, उसको हम समझने वाले हैं। देखिए, उड़नगर में जो खनन स्टार्ट हुआ था, यानी कि इतिहासकारों ने जो खुदाई, जो पुरातात्विद है उन्होंने खुदाई स्टार्ट किया, वो 1930 के आसपास जाके 1930 के दशक में उन्होंने खनन वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो खनन के दौरान जो साक्ष्य मिले उसे पता लगता है कि उड़नगर की जो गलियाँ थी ना वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी और पतली थी। अब टेढ़ी मेढ़ी और पतली गलियाँ होने की वजह से क्या था कि पहिएदार वाहन वहाँ पे गलियों में नहीं जा सकते थे। अब पहिएदार वाहन जब नहीं जा पाते थे गलियों में तो सामान को कैसे लेके जाएंगे, तो गधों का इस्तेमाल करते थे। गधों के पीठ पे सामान को लाद कर फिर नगरों के अंदर तक लेके जाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा उड़नगर में क्या था, नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। अब हम गलियों की बात करते हैं, हम नालियों की बात करते हैं, क्योंकि नालियों को भी सही से नहीं बनाया गया, गलियों को भी सही से नहीं बनाया गया। तो इससे तो यही समझ में आता है कि वहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। मतलब जो नालियों को ना सड़कों के साथ, गलियों के साथ नहीं बनाया गया था, बल्कि नालियों को अंदर, घर के अंदर आंगन की तरफ बनाया गया था, जिस वजह से जो घर का जो मतलब जो छत है, छत का ढलान भी किस तरफ रखते थे, आंगन की तरफ, ताकि वर्षा का सारा पानी आंगन में जाके गिरे। और उस आंगन को नाली से जोड़ा गया और एक हौज बना दिया गया। हौज मतलब कि एक ऐसा गड्ढा जिसमें सारा गंदा पानी जाके जमा हो जाएगा। तो एक हौज बना दिया और सारा आंगन से पानी जो है नाले के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता था, हौज में पहुँच जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गलियों में क्या होता था, कूड़ा कचरा सारा फेंक देते थे वहाँ के लोग। ठीक है, अब साफ सफाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इससे ही समझ में आता है कि भाई उड़नगर के लोग साफ सफाई को पसंद नहीं करते थे। सारा कूड़ा कचरा जो भी है उसको गली के बाहर ही फेंक दिया, जिससे क्या होता था कि गली का स्तर जो है, जो लेयर है, वो बढ़ जाता था, उठ जाता था। इस वजह से उनको अपने घर का जो दहलीज है उसको भी साल दर साल उठाना होता था, उसकी ऊंचाई को भी बढ़ाना होता था। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। इसके अलावा हम बात करते हैं दरवाजों के बारे में। दरवाजे कैसे बनवाते थे, तो घर का जो दरवाजा है उसको मतलब गली के बाहर की तरफ नहीं बनवाते थे, बल्कि जो ये दरवाजा जो खुलता था वो आंगन की तरफ खुलता था, आंगन की तरफ बनवाते थे, ताकि घर की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। मतलब घर की बात है ना, घर में ही रहे। मियाँ बीवी के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो दूसरों को पता ना चले, घर में क्या चल रहा है वो दूसरों को पता ना चले, इस वजह से। ठीक है, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए। अब देखो, घरों के बारे में उड़नगर के लोगों को कई प्रकार के अंधविश्वास को मानते थे। जैसे कि पहला अंधविश्वास घरों के निर्माण को लेकर ये था कि अगर घर का जो दहलीज है ना, जो दहली है यानी कि दहलीज है वो ज़्यादा ऊपर उठा होगा तो धन दौलत लाएगा। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर के सामने नहीं खुलेगा तो ये भी सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, अगर घर का जो लकड़ी का दरवाजा है वो बाहर की ओर खुलेगा तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, यानी कि
वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट देगी अपने पति को। ठीक है, ऐसे अंधविश्वास वहाँ के लोग मानते थे घरों को बनाते समय। अब देखो एक कब्रिस्तान भी बना हुआ था उड़नगर में, और ये कब्रिस्तान में मतलब हमारे को जो अस्थियाँ मिली है, जो समाधियाँ मिली है, उसमें ज़्यादातर शासक और कुछ जन सामान्य लोगों की भी अस्थियाँ मिली है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अपने मरे हुए लोगों को, मृतकों को अपने घर के नीचे ही दफना देते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान घर के नीचे से भी मानव के कंकाल मिले हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उड़नगर के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे मारी नगर के बारे में। यह टॉपिक है हमारा पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। इसमें हम मारी नगर के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें खानाबदोश पशु चारकों के बारे में ही बता रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम मारी नगर की बात कर रहे थे। देखिए मारी नगर जो है वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला, मतलब बहुत तेजी से इसका विकास हुआ। ठीक है, इसके पीछे का मेन रीजन ये था, यहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती थी, बल्कि ये व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जो मारी नगर था ना, वो फरात नदी के पास स्थित था। अब फरात नदी के पास स्थित होने से क्या फायदा हुआ कि जो भी क्षेत्र है, जैसे कि हम यहाँ पे सीरिया की बात करें, हम लेबनान की बात करें, हम मिस्र की बात करें, दूसरे देशों से जो जहाजें हैं, माल से लदी हुई जो जहाजें हैं, वो यहाँ पे आती थी। जो नाव है, जहाज है, वो फरात नदी के माध्यम से मारी नगर में आती थी। मारी नगर में क्या था, एक बंदरगाह था। बंदरगाह यानी कि पोत था, जहाँ पे जहाजें रुका करती थी। अब जो भी सामान आ रहा है, जो भी सामान, उसकी जांच करते थे मारी के अधिकारी। मारी के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, वो जांच करते थे, और जांच करने के बाद 10% जितना भी सामान लोड होता था उसका 10% वो क्या वसूलते थे, शुल्क वसूला करते थे। ठीक है, टैक्स वसूलते थे, और इस टैक्स की वजह से ही मारी नगर काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मारी नगर में बहुत सारे पशुचारक भी थे, जिनको हम खानाबदोश पशुचारक बोलते हैं। ठीक है, अब ये खानाबदोश पशुचारक होते कौन है? खानाबदोश पशुचारक का मतलब है जो कि पशुओं के चारे के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। इनको हम गड़ड़िए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? गड़ड़िए। अब देखो ये जो खानाबदोश पशुचारक थे, यानी कि जो गड़ड़िए थे, वो शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे। ठीक है, कई बार इन्होंने खतरा उत्पन्न किया, और कई बार शहरी जीवन को इन्होंने बढ़ावा भी दिया। शहरी जीवन को मतलब विकसित करने में, शहरी जीवन के विकास में इन्होंने योगदान भी दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा कैसे उत्पन्न करते थे। अब देखो इनको भाई, इनके पास अपने पशु होते थे, पशु चराते थे। अब ये पशु को भाई पानी भी चाहिए, पानी भी पीने जाएंगे। अब पानी पिलाने के लिए नदी तक लेके जाएंगे। अब ज़्यादातर किसानों के खेत कहाँ होते थे? नदियों के पास होते थे। तो ये अपने पशुओं को जब पानी पिलाने के लिए नदियों तक ले जाते थे, तो किसानों के बोए हुए फसलों से लेके जाते थे, जिससे कि किसानों का फसल क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। ठीक है, कई बार ये मतलब ये क्या करते थे, किसानों के गांव पर हमला कर देते थे। ठीक है, हमला बोलकर किसानों का जो सामान है उसको लूट लिया। ठीक है, इसके अलावा कई बार किसान भी क्या करते थे, इन गड़ड़ियों का रास्ता रोक देते थे, इनको नदियों तक नहीं जाने देते थे, जिससे कि किसानों के बीच में और गड़ड़ियों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी और संघर्ष हुआ। यानी कि ये शहरी जीवन के लिए सही नहीं है। कई बार ये देखा गया कि जो पशुचारक जो है, खानाबदोश पशुचारक जो पशु है, उनके खुर यानी कि उनके जो पैर है, पैरों से क्या होता था, जमीन जो था वो बंजर हो जाता था। ठीक है, तो ये 4 कारण थे जिससे कि शहरी जीवन को ये नुकसान पहुंचाते थे। अब फायदेमंद भी थे ये शहरी जीवन के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए अनाज चाहिए, इनको धातु चाहिए, इनको औजार चाहिए, इन सब चीज़ों की जरूरत होती थी पशुचारकों को। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अब उनके पास पनीर है, चमड़ा है, मांस है, ये सब किसानों को बेचकर उनसे अनाज वगैरह खरीद लेते थे, तो किसानों को भी बेनिफिट हो जाता था। कई बार क्या हुआ, ये जो पशुचारक थे वो एक जगह पे स्थायी रूप से बस गए, परमानेंट बस गए। ठीक है, और वो धीरे धीरे वही एरिया क्या बन गए, शहर बन गए। उन्होंने वहाँ की आबादी बढ़ाई और वो शहर के रूप में विकसित हो गए। कई बार ये जो गड़ड़िए थे, ये फसल काटने वाले मजदूर के रूप में भी सहायक थे, और कई बार इन्होंने भारे के सैनिकों के रूप में भी काम किया, और कई इलाकों को इन्होंने समृद्ध बना दिया। ठीक है, तो इसे समझ में आता है कि ये खानाबदोश पशुचारक काफ़ी ज़्यादा मतलब शहरों के विकास में योगदान देते थे, और इन्होंने कई बार क्या किया, अपने खुद के राजा भी बना लिए, खुद के शासक भी बना लिए। खानाबदोश लोग जो थे वो ज़्यादातर अकदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियाई जाति के थे। इनके अगर हम मारी के राजा की बात करें, जो मारी का जो राजा था वो एमोराइट समुदाय से था। ठीक है, और उसने मतलब एक देवता जिनका नाम था डैगन, है ना,
ड्रैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। तो वहाँ के जो देवता थे वो कौन थे? ड्रैगन। ठीक है, स्टेपी क्षेत्र, जो मारी का जो स्टेपी क्षेत्र था, मेसोपोटामिया का जो स्टेपी क्षेत्र था, वहाँ के देवता थे ड्रैगन। उनके लिए एक मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मारी नगर वाला जो टॉपिक है, एक व्यापारिक नगर वाला जो टॉपिक है, वो भी खत्म होता है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आखिरी जो टॉपिक आपके वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वो लेखन कला की देन, यानी कि इसमें बता रखा है मेसोपोटामिया के लोगों ने इस दुनिया को क्या दिया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी टॉपिक रहेगा मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। अब मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों को कितना महत्व देते थे उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों को बहुत ही दिलो जान से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, और क्योंकि वो उनको मालूम था कि भाई वो इसी शहर में साथ मिलजुल के लोगों के साथ रहे हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और जब युद्ध के समय शहर नष्ट हो जाते थे तो उसको याद करते थे, वो याद करते थे, रोते थे, काव्यों के जरिए, है ना, उसको याद करते थे, कहानियों में उसको याद किया करते थे। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गिलगेमिस महाकाव्य। ठीक है, जिसमें मेसोपोटामिया के नगरों के बारे में बताया गया है। तो गिलगेमिस महाकाव्य जो है वो गिलगेमिस के बारे में इसमें बताया गया है। अब गिलगेमिस कौन था? तो ये उरुक का राजा था। जो एनमरकर जब उरुक का राजा था तो उसके कुछ समय बाद ही गिलगेमिस भी यहाँ का राजा बना था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो गिलगेमिस महाकाव्य जो है वो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो गिलगेमिस था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसने बहुत सारे इलाकों को जीत लिया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ जब उसका मित्र मर गया। उसका एक प्यारा मित्र था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी था। वो अमृतत्व की खोज में निकला, मतलब कि अमृतत्व खोज के वो क्या करना चाहता था, अपने दोस्त को बचाना चाहता था। लेकिन वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और लेकिन उसको अपने इस काम में सफलता नहीं मिली। और आखिरकार वो अपने नगर, जो उरुक नगर है, वहाँ पे आके वहीं पे मतलब ये जो महाकाव्य है उसका अंत हो जाता है। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार वो अपने नगर ही आया, है ना, अपने नगर से वो प्यार करता था और वो चाहता था कि आगे इस नगर का इस्तेमाल उसके जो बच्चे हैं वो कम से कम वो तो करे ही करे, इसका भोग करे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बताया गया है, बस इतना ही आपके बुक में बता रखा था, उसी हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया करते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 1, लेखन कला और शहरी जीवन। उम्मीद करता हूँ आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। किसी भी टॉपिक में डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा देखो, इसमें जितने भी बॉक्स दे रखे हैं तो बॉक्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आप में से ज़्यादातर बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया बॉक्स की जितनी भी वीडियो, मतलब बॉक्स में जितने भी टॉपिक्स बता रखे हैं आप उसके लिए अलग वीडियो बनाइए, तब जाके मैं बॉक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना